हेलो एवरीवन। आज से हम यहाँ शुरू करेंगे साइंस का पोर्शन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर इसक न्यूटन डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने डिस्कवर किए थे लॉज ऑफ मोशन, इसलिए इसको जाना जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड। तो फर्स्ट हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किससे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम किससे जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमारा इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और मोशनलेस। मोशनलेस मतलब रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट स्टेट में। तो इनर्शिया क्या है कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है क्या करने की? टू अपोज। रेसिस्ट मतलब अपोज, रोकने की। क्या रोकता है? वेलोसिटी चेंज होने से, चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने से। इनर्शिया क्या करता है एक्चुअल में? इनर्शिया वो है जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, या तो मोशन वाली स्टेट या फिर रेस्ट वाली स्टेट, तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो मेंटेन रखता है इनर्शिया। मतलब ये अपोज करता है। किसको अपोज करता है? वेलोसिटी चेंज होने से। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मोशन में है, मतलब वेलोसिटी कुछ है मतलब मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो इनर्शिया का क्या है? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया मेंटेन रखता है क्या? स्टेट को। ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको मेंटेन रखता है। इनर्शिया क्या करता है? मेंटेन रखता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को। तो वही क्या है हमारा इनर्शिया कि वेलोसिटी चेंज होने से इनर्शिया क्या करता है? रोकता है। तो हमारा इनर्शिया क्या हुआ? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और मोशनलेस। अब इनर्शिया से अपोजिट देखते हैं हम, फोर्स होता है। इनर्शिया क्या अपोजिट क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या करता है? फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। क्यों? हमने ऊपर देखा है ना कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कौन सा? अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की जो स्टेट हो रही है वो क्या हो रही है? हमारी चेंज हो रही है। रेस्ट से किस पे आ गई? मोशन में आ गई। तो यहाँ फोर्स क्या कर रहा है? स्टेट को चेंज कर रहा है। बट इनर्शिया क्या करता है? स्टेट को मेंटेन रखता है। स्टेट को मेंटेन रखता है। तो इनर्शिया किसका अपोजिट है? फोर्स का अपोजिट है। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि कोई ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। कब तक? जब तक उस पर कोई हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। इफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट दे आर सेड टू बी बैलेंस्ड एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो चेंज इन मोशन। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है उस पर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दें। कौन सा फोर्स? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या अपनी स्टेट चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड से। इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो उसकी स्टेट क्या चेंज नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा।
वो मोशन में नहीं आएगा। तो यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, कि दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ़ दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, अगर फोर्स इक्वल और इक्वल ना हो और अपोजिट हो तो वो क्या होगा, दे आर अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड इस पोजीशन पे क्या होगा, मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, उस पर हमने अनइक्वल फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। रेस्ट से क्या आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है, इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो फोर्स अप्लाई करने पे स्टेट ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। तो हमने यहाँ से क्या देखा है कि बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पे हो जाएगा, रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा। अब यहाँ हम फिगर में देखते हैं, द फोर्सेज ऑन द बुक आर बैलेंस। बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है ये, कि कोई बुक रखी है टेबल पे, उस पे हमारा यहाँ फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा, एक तो ग्रेविटी पुल्स डाउनवर्ड ऑन द बुक, एक तो डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटी वाला पुल हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, द टेबल पुशेज अपवर्ड ऑन द बुक। तो यहाँ इक्वल फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा बैलेंस फोर्स हुआ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर बैलेंस फोर्स। तो ये बुक रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहेगी, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस फोर्स है। सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ, कुछ रियल लाइफ से हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ए सोसर बॉल इज सिटिंग एट रेस्ट, इट टेक्स एन अनबैलेंस फोर्स ऑफ ए किक टू चेंज इट्स मोशन। अब यहाँ जैसे ये बॉल ग्राउंड पे है, ये अपनी स्टेट कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक हम इसको किक ना कर दें। तो वो किक हम किससे करेंगे, अनबैलेंस फोर्स से। तो जब तक इस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ, कि हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, मतलब किक किया बॉल को, तभी ये बॉल अपनी स्टेट चेंज कर देगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, टू टीम्स आर प्लेइंग टू गो फॉर, दे आर बोथ एक्सर्टिंग इक्वल फोर्स ऑन द रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस, दिस बैलेंस फोर्स रिजल्ट्स इन नो चेंज ऑफ मोशन। कैसे, जैसे यहाँ ये दो टीम है, दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही है, दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही है और अपोजिट भी है। तो इक्वल फोर्स एंड अपोजिट क्या होते हैं, हमारे बैलेंस्ड फोर्स, कि दोनों तरफ बैलेंस है फोर्सेस का। तो ये हमारा बैलेंस फोर्स है। इस पोजीशन में हमारा क्या होगा, जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बैलेंस फोर्स के केस में हमारी स्टेट चेंज नहीं होगी, और यहाँ स्टेट चेंज हो जाएगी अनबैलेंस फोर्स से। जैसे हमने देखा था ना कि एक बॉल ग्राउंड पे है, ये रेस्ट पे है, मोशन में कब आएगी, जब तक हम इसको किक नहीं करेंगे। तो ये किक ही हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो मोशन में आ गई। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अल्टरनेट स्टेटमेंट देखते हैं हम, क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज when viewed from an inertial reference frame, an object at rest remains at rest, an object in motion continues in motion with a constant velocity। ये कह रहा है कि इन द absence of external force, जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, ज़ीरो है, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो इस केस में क्या होगा हमारा, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही तो था हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिस्क्राइब करता है कि व्हाट हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ए नेट फोर्स, क्या होता है जब हम कोई नेट फोर्स अप्लाई ना करें। और क्या बताते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट टेल्स अस दैट व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट
द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। ये इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें, अब ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा इस केस में? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। फोर्स ज़ीरो है, नो मोशन, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो रहेगी। और वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो रहेगा। तो ये यही बोल रहा है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो। इनर्शिया की अभी हम अल्टरनेट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्या करता है इनर्शिया? इनर्शिया मेंटेन रखता है किसको? स्टेट को। ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको मेंटेन रखता है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रखेगा, मोशन में है तो मोशन में रखेगा। तो इनर्शिया क्या करता है? मेंटेन रखता है स्टेट को। मास क्या है हमारा? ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, quantity of matter in a body. Quantify mass by having a standard mass is standard kilogram. SI unit of mass is kilogram. तो मास और वेट क्या होता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा है ना कि इनर्शिया क्या करता है? स्टेट को मेंटेन रखता है। इनर्शिया क्या अपोजिट क्या होता है? फोर्स होता है। इनर्शिया क्या अपोजिट क्या होता है? फोर्स। फोर्स का काम क्या होता है? स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो इनर्शिया हमारा स्टेट को मेंटेन रखता है, बट फोर्स क्या करता है? स्टेट को चेंज कर देता है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, रेस्ट पे है तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा? वो मोशन में आ जाएगी। तो फोर्स एक्चुअल में करता क्या है? स्टेट को चेंज कर देता है, बट इनर्शिया क्या करता है? स्टेट को मेंटेन रखता है। तो हमारा मास क्या होता है? मास हमारे रिलेटेड होता है इनर्शिया से, कि मास हमारा चेंज नहीं होगा। और वेट क्या होता है हमारा? फोर्स से रिलेटेड, कि ये चेंज होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट। हमने पीछे क्या पढ़ा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमारा एक्चुअल में क्या था? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हमने पढ़ा ना कि ये अपोज करता है किसको? मोशन को चेंज होने से अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। फर्स्ट लॉ से हम क्या पढ़ा? कि ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, कि सब ऑब्जेक्ट्स के पास क्या है? इनर्शिया है। कैसे? क्योंकि सब ऑब्जेक्ट्स अपनी जो स्टेट है वो क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। जैसे कोई बॉल है, आपने रेस्ट पे रखी हुई है, वो ग्राउंड पे रखी हुई है, तो वो अपने आप थोड़ी चलने लग जाएगी, अपने आप थोड़ी दौड़ेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो बॉल क्या कर रही है? अपनी स्टेट को मेंटेन रख रही है। बॉल अपनी स्टेट को मेंटेन रखनी है ना ग्राउंड पे, अपने रेस्ट पे रखी है बॉल, तो रेस्ट पे रहेगी। तो वो क्या कर रही है? अपनी स्टेट को मेंटेन रख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या है? इनर्शिया है। कि सब ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, कि सब ऑब्जेक्ट्स क्या रखते हैं? अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हैं। द मोर द मास एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर इनर्शिया इट हैज़ एंड द हार्डर इज़ टू चेंज इट्स मोशन। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? इनर्शिया होगी। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा अपनी स्टेट को, ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। ज़्यादा मास होगा तो हार्डर इज़ टू चेंज इट्स मोशन। उसकी मोशन को चेंज करने में भी क्या हो? हमें हार्ड लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मास होगा तो हार्ड ही लगेगा ना। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी मोशन को, स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मोर मास an object has, the more inertia it has and the harder is to change its motion. अब यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हम इनर्शिया का एग्जांपल देखते हैं। While traveling on a bus, we can notice that when the bus starts, all of a sudden we tend to fall backward. देखो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, बस में खड़े हैं और ये सडनली स्टार्ट हो गई बस। एकदम से सडनली स्टार्ट होने पे क्या होगा? हमें जर्क लगेगा,
वो ज़र की क्या है हमारा, इनर्शिया। जो हम पीछे, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, जो हम पीछे की तरफ धकेले जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। कैसे, क्योंकि देखो हम यहाँ बस में हैं, खड़े हैं, तो हमारा जो डाउनवर्ड वाला जो पार्ट है, लेग्स, ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और ये अपर बॉडी पार्ट क्या है, बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अगर बस सडनली स्टार्ट हुई तो जो हमारे लेग्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे इसके साथ साथ। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में है। बट अपर बॉडी पार्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको एकदम से पता नहीं लगेगा कि बस मोशन में आ गई, क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो हमारी जो बॉडी रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही होगी। क्यों, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है, अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, तो रेस्ट पे रहेगी। बट हमारे लेग्स क्या आगे, मोशन में आगे बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो जो पीछे हमारी बॉडी जो रेस्ट पे रह गई, वो उस पे जर्क लगा, तो जर्क लगने से हमारी बॉडी फील कर जाएगी कि भाई बस हमारी मोशन में आ गई, लेग्स हमारे मोशन में आ गए। तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी, फिर से मेंटेन करेगी मोशन वाली पोजीशन में। तो ये किसकी वजह से हुआ है, हमारा जो जर्क लगा है पीछे, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। तो ये हमारा एग्जाम्पल इनर्शिया का है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनर्शिया का। When the bus stops all of a sudden we tend to fall forward। जैसे हम यहाँ खड़े थे, हमारी यहाँ बॉडी क्या मोशन में आ गई थी, बस यहाँ से मोशन में थी ना, तो हमारी बॉडी यहाँ पे फील कर गई थी कि भाई बस मोशन में है, तो हमारी बॉडी भी मोशन में आ गई थी। इनर्शिया ने मेंटेन कर ली थी मोशन वाली पोजीशन। बट सडनली स्टॉप हो गई तो क्या होगा, लेग्स तो क्या थे हमारे, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे बस के साथ, बस स्टॉप हुई, लेग्स भी स्टॉप हो गए पीछे। बट जो अपर बॉडी पार्ट है वो तो मोशन में फील थी, मोशन में थी, तो एकदम से जर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि वो मोशन में थी, मोशन में ऐसे जा रही थी हमारी बॉडी बस के साथ। तो एकदम से स्टॉप लगने से क्या होगा, जर्क लगेगा। तो वो जर्क किसकी वजह से लगेगा, इनर्शिया की वजह से। और फिर से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन में मेंटेन हो जाएगी, इनर्शिया अपनी स्टेट मेंटेन कर लेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा इनर्शिया का। न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ एक्सेलरेशन टू फोर्स एंड इनर्शिया। न्यूटन्स सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बता रहे हैं कि फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारे क्या होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और क्या कह रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा। और जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी एक्सेलरेशन होगी। व्हाट डज F इक्वल्स टू एम में मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है हमारा न्यूटन से सेकेंड लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, मास के और एक्सेलरेशन के। इमेजिन ए बॉल ऑफ ए सर्टेन मास मूविंग एट ए सर्टेन एक्सेलरेशन, दिस बॉल हैज़ ए सर्टेन फोर्स। हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक बॉल के अंदर कुछ मास है जो मूव कर रही है, किसके साथ, कुछ एक्सेलरेशन के साथ। तो ये क्या बॉल क्या शो करेगी कि इसमें कुछ फोर्स अप्लाई किया है, तभी तो वो एक्सेलरेशन में है।
और क्या देखते हैं हम, नाउ इमेजिन वी मेक द बॉल ट्वाइस एज बिग, डबल द मास बट कीप द एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। ये कह रहा है कि फोर्स हमारे क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कह रहा है कि अगर डबल द मास, अगर मास को हम डबल कर दें और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दें तो F इक्वल्स टू एम में क्या हो जाएगा, दिस न्यू बॉल हैज़ ट्वाइस द फोर्स ऑफ द ओल्ड बॉल। तो ये कह रहा है कि अगर मास डबल कर दें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। इस फॉर्मूले से हो जाएगा ना, अगर मास डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। और क्या कह रहा है ये नेक्स्ट केस में कि नाउ इमेजिन द ओरिजिनल बॉल मूविंग एट ट्वाइस द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू एम में सेज दैट द बॉल विल अगेन हैव ट्वाइस द फोर्स ऑफ द बॉल एट द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। अब इस केस में हमने क्या किया था, मास को डबल किया था और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा था। अब इस केस में क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को डबल कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन को डबल कर रहा है। एक्सेलरेशन डबल कर रहा है और मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन डबल हो जाए तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा। तो इस रिलेशन से हमने ये 3 केस देखे हैं कि हम मास को कांस्टेंट कर दें, एक्सेलरेशन डबल कर दें तो फोर्स डबल हो रहा है। अगर मास को कांस्टेंट कर दें, एक्सेलरेशन डबल कर दें तो फोर्स डबल हो रहा है। तो फोर्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, और यही हमारा क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अभी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये आया कैसे। हमने एक बॉल ले ली, कुछ मास ले लिया, 2 kg की बॉल में 2 kg मास है। ये हमारी यहाँ रेस्ट पे रखी है, ए पॉइंट पे यहाँ रेस्ट पे रखी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। फिर इस बॉल पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉल यहाँ बी पॉइंट पे पहुँच गई और यहाँ इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर एक और केस ले लिया हमने, सेकेंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, यहाँ हमने सेकेंड केस ले लिया। सेम बॉल सेम मास, हमने फोर्स यहाँ क्या ज़्यादा अप्लाई किया है। अब फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है, ज़्यादा धक्का लगा है बॉल को, तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ इस केस में वेलोसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, डबल फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ हम इस केस में क्या निकालेंगे, हम चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। मास सेम है 2 kg, फाइनल ऊपर फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 5, इनिशियल हमारी 0 ही है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या हुआ है, चेंज इन मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड। बट सेकंड केस में क्या हुआ था, हमारा वेलोसिटी डबल हो गई थी, बाकी सब सेम। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने सेकंड केस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया था ना, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा क्या हमारा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ हमने कम फोर्स अप्लाई किया था तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम कम है। यहाँ हमने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया था तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। मोर द फोर्स मोर विल बी चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। आगे देखते हैं हम, फोर्स हमारा किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। देखो हमारा जो पहले जो केस था, बॉल इनिशियल पे 0
वेलोसिटी पे इनिशियल पे रेस्ट पे थी, हमने फोर्स अप्लाई किया कितना, सेकंड केस में जैसे फर्स्ट केस में हमने कम फोर्स अप्लाई किया था तो इसकी वेलोसिटी कम थी, कम थी। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया बॉल पे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। अब ज़्यादा वेलोसिटी थी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पे ज़्यादा वेलोसिटी थी, तो क्या होगा, वो बॉल जल्दी पहुंच जाएगी। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ से इससे क्या शो हो रहा है कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उतना टाइम कम लगा। तो क्या हुआ, फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वे टी क्या है हमारा, टाइम एट विच मोमेंटम वेलोसिटी चेंजेस। पीछे हमने क्या देखा था, फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, चेंज इन मोमेंटम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम कॉमन आ गया। अब हमारा ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सिलरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन क्या होता है हमारा, एक्सिलरेशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने कुछ कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमने मान लिया 1। तो फोर्स हमारा किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सिलरेशन। यही हमारा क्या है, न्यूटन से सेकंड लॉ। तो ये हमारे न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन का डेरिवेशन आ गया। अब एग्जांपल देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। जो क्रिकेटर होते हैं वो ऊपर से हाई हाइट से जो हमारी बॉल आती है स्पीड से, तो क्रिकेटर कैच करते टाइम वो बॉल डायरेक्ट नहीं पकड़ता, वो अपना पीछे ऐसे हाथ ले जाता है। क्यों, ये किस वजह से होता है कि वो डायरेक्ट पकड़ेगा तो उसको चोट लग जाएगी, बट ऐसे ही उसका हाथ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि चोट कम लगती है। कैसे, यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ मान ली ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है। क्या, फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, कि पहले 5 थी, फिर 3 2 0 1, तो यहाँ क्या हो रही है, फाइनल वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, हाई हुआ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितना है, 10 है। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में चेंज इन मोमेंटम कम होएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 0 10। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो इस हमने क्या देखा है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ इस केस में चेंज इन मोमेंटम कम लग रहा है। और हमने पीछे पढ़ा है ना कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। इस केस में चेंज इन मोमेंटम कम है, तो फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब चोट लग जाएगी, फोर्स कम लगेगा मतलब चोट नहीं लगेगी। तो इसीलिए क्रिकेटर बॉल को ऐसे ले जाता है हाथ पीछे। तो यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ना फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम कम लग रहा है, तो फोर्स कम लग रहा है। तो क्रिकेटर अपना हाथ पीछे ऐसे क्यों लेके जाता है, क्योंकि फोर्स कम लगता है, चोट लगने के चांस बहुत कम हैं इस केस में। तो इसी वजह से ये यहाँ पे क्रिकेटर का हैंड पीछे जाता है, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है, इस केस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। एक और केस देख लेते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। हमने कोई एक कांच का ग्लास ले लिया, उसको हमने यहाँ इस हाइट से ग्राउंड पे फेंक दिया, गिरा दिया। तो क्या होगा, हमने कुछ वेलोसिटी से गिराया इसको कि 5 मीटर पर सेकंड, कुछ वेलोसिटी से हमने इतनी हाइट से इस ग्लास को यहाँ ग्राउंड पे गिराया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे गिरने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एकदम से रुक जाएगा। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, 5 लग रहा है, 5 लग रहा है ना। तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा लगने से ग्लास पे क्या केस देखते हैं, किस पे गिराया, आपके कुशन पे, कुशन पे गिराया। हमने सेम वेलोसिटी से गिराया 5 मीटर पर सेकंड सेम ग्लास को। तो यहाँ क्या होगा, कुशन क्या करेगा, कुशन ग्लास को बाउंस कर देगा, बाउंस कर देगा ना, उछाल देगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। फाइनल वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होने से क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करने से क्या होगा, हमारा चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कम होने से हमारा फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कम है, तो फोर्स भी कम लगेगा। फोर्स कम लगने से यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास ब्रेक नहीं हुआ। चेंज इन मोमेंटम कम लग रहा है, तो फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है, तो यहाँ पे इस केस में ग्लास ब्रेक नहीं होगा। एक और केस देख लेते हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग डायरेक्शन और वेलोसिटी, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज changing direction or velocity, the type of motion, we say that the object is accelerating the state of motion. This unit will show the concept behind acceleration. What causes acceleration? Net force. ये बोल रहा है कि हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई जिस डायरेक्शन में करेंगे उसी ही डायरेक्शन में क्या हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यही क्या हमारा न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, लॉ ऑफ एक्शन है और रिएक्शन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी हम एक्शन अप्लाई करेंगे तो वहाँ इक्वल और अपोजिट हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। Whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal in magnitude and opposite in direction force on the first object। ये कह रहा है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो जितना फोर्स अप्लाई करता है तो वही सेम फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आप क्लास में एक स्टूडेंट को बेवजह ज़ोर से थप्पड़ लगाते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने थप्पड़ खाया वो आपको वापस से उतना ही तेज़ थप्पड़ लगा देगा। क्यों? क्योंकि आपने बेवजह थप्पड़ लगाया। तो यहाँ क्या हुआ कि जो आपने थप्पड़ लगाया वो एक्शन है और उसने क्या दिया आपको। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक बॉय है स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। तो ये स्विमिंग पूल करते करते वो क्या, हैंड्स उसके कैसे मूव होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके हैंड्स मूव हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इसके हैंड्स फ्लो हो रहे हैं वो क्या कर हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन से क्या मिल रहा है, रिएक्शन। रिएक्शन में क्या मिल रहा है कि जिस फोर्स से ये अपना हैंड बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है उतने ही फोर्स से वाटर बॉय को आगे की तरफ धकेल रहा है, उतने ही फोर्स से। तो यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ये एक्शन है, बॉय अपने जितने फोर्स से अपना हैंड्स मूव कर रहा है बैकवर्ड की तरफ इतने ही फोर्स से वाटर बॉय को आगे की तरफ फोर्स कर रहा है। तो ये बॉय की क्या है, मूवमेंट है स्विमिंग पूल में। तो यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। एक और केस देख लेते हैं हम। ये बॉय है, बोर्ड पे से इसको यहाँ से यहाँ जंप करना है। तो ये जितना फोर्स लगाएगा जंप करने के लिए, एक्शन करेगा जितना यहाँ जंप करने के लिए, उतना ही रिएक्शन क्या देगी, ये बोट देगी। उतने ही फोर्स से ये बोट क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा, रिएक्शन। एक्शन से क्या मिला हमें, रिएक्शन। तो यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। रॉकेट propulsion can also be explained using Newton's third law. Hot gases from combustion spew out of the tail of the rocket at high speeds. The reaction force is what propels the rocket. Note that the rocket does not need anything to push against. अब यहाँ जैसे फिगर में देखते हैं हम, the launch of a rocket, the rocket engine pushes the gases downward and the gases exerts an equal and opposite force upward on the rocket, accelerating in upward। ये कह रहा है कि ये जो रॉकेट है, रॉकेट ने क्या यहाँ से गैस पुश करी। यहाँ से गैस पुश करने पे क्या होगा, ये क्या हुआ हमारा एक्शन। रॉकेट ने यहाँ से गैस निकाली, तो गैस निकाली यहाँ पे डाउनवर्ड रॉकेट ने। जिस फोर्स से ये गैस यहाँ से निकली है उतना ही फोर्स गैस अप्लाई करेगी किस पे, रॉकेट पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, गैस का निकलना, और रिएक्शन क्या है, गैस का फोर्स लगाना किस पे, रॉकेट पे। वो क्या हमारा रिएक्शन। तो एक्शन से क्या मिला हमें, रिएक्शन। फोर्स हमारे क्या है, इक्वल, कि जितने फोर्स से गैस निकली उतना ही फोर्स गैस ने किस पे लगाया,
रॉकेट पे। तो ये क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ए रॉकेट डज नॉट एक्सेलरेट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोपेलिंग गैसेस पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इक्वल फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। Right now, gravity is pulling you down in your seat, but Newton's third law says your seat is pushing up against you with equal force. This is why you are not moving. There is a balance force acting on you. Gravity pulling down, your seat pushing you. अब जैसे आप यहाँ चेयर पे बैठे हो तो क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और एक फोर्स अपवर्ड की तरफ लगेगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, तो ये फोर्स कौन सा होगा, बैलेंस फोर्स होगा कि इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस फोर्स है। तो इसीलिए आप क्या चेयर पे रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहते हो, मूव नहीं करते। और यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि ग्रेविटी पुल्स कर रही है आपको डाउनवर्ड और जो ये सीट आपको पुश कर रही है अपवर्ड। तो ये क्या हुआ, एक्शन, और ये क्या हुआ, रिएक्शन। तो यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम रिव्यू करते हैं क्या पढ़ा है हमने। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा है हमने कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है हमारा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है हमारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतना ज़्यादा अपोजिट हमारे क्या होगा, रिएक्शन होगा। यही क्या हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम कुछ वोकेबलरीज पढ़ते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है हमारा, क्या करता है इनर्शिया, मेंटेन रखता है क्या, अपनी स्टेट को, बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, वही क्या हमारा इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए चेंज इन वेलोसिटी, ए मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजिशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, स्ट्रेंथ और एनर्जी। और फोर्स से क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज होती है, बट इनर्शिया से हमारी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती, ये मेंटेन रखता है, बट ये चेंज कर देता है। आगे हम इसके बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट देता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये जाना ही किससे जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया से, तो ये किसका कंसेप्ट देता है, इनर्शिया का। सेकंड वन, न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स ए मेजर ऑफ, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या मेज़र करता है, फोर्स मेज़र करता है, तो फोर्स। नेक्स्ट वन, ए मैन विल वे मोर वैन, ए मैन विल वे मोर वैन, एक मैन पे वेट ज़्यादा कब लगेगा, किस पे लगेगा, जब लिफ्ट एक्सेलरेट क्या होगी, अपवर्ड। कैसे, अगर लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तभी तो ग्रेविटी पुल करेगी डाउनवर्ड, तभी हमें फील होगा मैन का वेट। तो लिफ्ट कब जाएगी, एक्सेलरेट कब होएगी, कहाँ पे होएगी, अपवर्ड। लिफ्ट जब एक्सेलरेट अपवर्ड होएगी तभी मैन विल वे मोर। नेक्स्ट, इफ़ ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ डबल्ड, ये कह रहा है कि अगर फोर्स को हम डबल कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने पढ़ा है ना न्यूटन्स सेकंड लॉ पे, फोर्स क्या होता रहा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स को क्या किया है, डबल कर दिया। फोर्स डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो डबल ही होगा ना। हमने पढ़ा था कि अगर
फोर्स डबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डबल, तो डबल आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच लॉ इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग ए कारपेट बाय बीटिंग इट विद ए स्टिक। हमने कोई कारपेट ले ली, उस पर हमने क्या किया, इसको बीट किया, किससे, स्टिक से। तो ये कारपेट पहले क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, स्टिक लगाई हमने, इसको बीट किया स्टिक से, तो क्या हुआ, ये मोशन में आ गई। हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया ना, अनबैलेंस फोर्स, स्टिक लगाई हमने, मतलब स्टिक को बीट किया हमने कारपेट पे, तो क्या आ गई, ये मोशन में आ गई। और जो इस पे जो ये रस्टिंग थी वो भी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था बट हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो मोशन में आ गया। तो ये कौन सा लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसकी स्टेट चेंज होगी, मोशन में आ गया। तो ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या हमारा, एज ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग ए मैन सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ ट्रेन क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, ट्रेन स्टार्ट हुई है तो बॉडी क्या थी हमारी, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी, तो बॉडी क्या थी, रेस्ट पे मेंटेन थी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी किस पे मेंटेन थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, रेस्ट स्टेट में थी। तो इनर्शिया ने क्या किया था, रेस्ट को मेंटेन रखा था। तो ये किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ। जर्क क्यों लगा हमें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से।